सो गाइज हम लोग लास्ट दो क्लास टैक्स का बेसिक फीचर्स को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी का कॉमन फीचर्स से। तो जीएसटी का बेसिकली आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए करके शुरू करते हैं बेसिक कुछ पार्ट दो चार बातें ऑन जीएसटी। तो नंबर वन हम लोग क्या बात कर रहे थे, सबसे पहले जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। गाइज आप लोग को शायद याद होगा, हम लोग लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड के डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, राइट? नहीं गार्गी जी, आपका आवाज तो ऑडिबल नहीं हो रहा था। अच्छा गाइस, कोई मुझे बता पाएगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हम लोग पहचानते हैं? मतलब टैक्स का कौन सा फीचर्स देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स ये है, इनडायरेक्ट टैक्स ये है? Yes, sir. When impact of tax and incidence of tax goes to same person, that is the direct tax, and ओके। otherwise indirect tax. अच्छा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स के ऊपर बेस करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा टैक्स डायरेक्ट है, कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट है, राइट? दैट वाज क्वाइट क्लियर। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स? Incidence of tax means कौन किसको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कौन पे ओके करेगा, और ओके। impact of tax means किसके ऊपर बर्डन है पे करने का. अच्छा, मतलब यू मीन इम्पैक्ट का मतलब होता है बर्डन और लायबिलिटी ऑफ टैक्स, और इंसिडेंस मतलब गवर्नमेंट को जो हम लोग टैक्स देते हैं वो, राइट? Yes, sir. ओके फाइन। यस, वेरी वेल डन मुकुंद। यस, अपार्ट फ्रॉम मुकुंद एनीवन एल्स? ओके, गार्गी इज राइटिंग समथिंग, इंसिडेंस इम्पैक्ट डायरेक्ट टैक्स और एल्स इनडायरेक्ट टैक्स। ओके फाइन फाइन, करेक्ट करेक्ट। बात बाकी लोगों को क्लियर है ना? याद है ना आप लोग को? एक हफ्ते पहले पढ़े थे, हफ्ते में एक ही दिन मिल रहा है तो थोड़ा याद करना तो बनता ही है। तो गाइस आप लोग को याद है तो डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? एवरीवन, आई होप कि लास्ट क्लास यही लेके डिस्कशन हुआ था, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जीएसटी का Yes, इम्पैक्ट और sir. इंसिडेंस अलग अलग पर्सन के ऊपर है। आई होप कि ये बात सबको क्लियर है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, जीएसटी इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। जीएसटी इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। तो गाइज ये बात लिखने का मतलब क्या है सर? आपको सबको पता है कि इंडिया में अगर जीएसटी है तो ऑब्वियसली सब में एप्लीकेबल होना ही चाहिए। आंसर इज नो। द थिंग इज, जम्मू एंड कश्मीर के लिए पहले अलग से डिफाइन किया जाता था। आपको याद होगा, अगर आप लोग बीकॉम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप पढ़े होंगे तो सबसे पहले आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एप्लीकेबिलिटी देखे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप देखो कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो आप देख लेना, वहां पे लिखा हुआ है कि इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब से आर्टिकल 398 था ना, वो जो 2019 में जो आर्टिकल को हटाया गया, वो 398 ही तो था। तो आर्टिकल का नाम तो 398 ही था ना सर अपना? 370। अच्छा, 370 सर। 370। तो आर्टिकल 370 हट जाने के बाद आई होप कि आपको पता है कश्मीर को इंडिया में इंक्लूडेड पार्ट माना जाता है अभी। एंड लद्दाख जो है वहां पे जो जगह, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया है वो, जिसको बोलते सेंट्रली रूलिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूनियन टेरिटरी। यस, यूटी। यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है, राइट? तो आई होप कि आप लोग को ये बात पता है। तो आज जीएसटी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी, ये जीएसटी एप्लीकेबल है। ओके, तो आई होप कि ये बात क्लियर है। सो इंटर इंडिया मतलब इंडिया में जहां जहां इंडिया का बाउंड्री है, जो जगह इंडिया के अंदर आते हैं, चाहे वो वाटर में हो या लैंड में हो, वो सारा चीज हम लोग का जीएसटी के दायरे में आता है। मतलब वो जगह पे जीएसटी का लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अभी इसमें हम लोग को समझना है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग ये वाला पार्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये लाइन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन इज कॉल्ड जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? सो इसका मतलब ये है सर, ध्यान से सुनो। अभी इंडिया में हम लोग का जो सिचुएशन है वो स्टेट वाइज डिवाइडेड है ना। हम लोग इंडिया एज अ होल है, बट हम लोग का हर एक गवर्नमेंट बोलो या जो भी बोलो, स्टेट वाइज तो अलग अलग है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, देयर डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट आर देयर। और हर एक गवर्नमेंट का सत्ता भी किसी दूसरे दूसरे पार्टी के हाथ में है, रूलिंग पार्टी के हाथ में। तो इंडिया में क्या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करना अलाउड है कि डिसअलाउड है? क्या लगता है आप लोग को? आई नो इट्स वेरी सिली क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर भी मैं पूछ ले रहा हूँ
क्या इंडिया में वन स्टेट टू अनदर स्टेट में क्या सप्लाई करना अलाउड है कि डिसअलाउड है? मतलब क्या मैं बिहार से बंगाल सप्लाई कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकता है, इसमें कौन सा रोक टोक है तो वो इंडिया ही। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अलाउड। लेकिन मुश्किल हो जाता है। क्या मुश्किल हो जाता है? मुश्किल ये हो जाता है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में। आज अगर गुजरात से ज्यादा सप्लाई होने लगा, आज अगर महाराष्ट्र से ज्यादा सप्लाई होने लगा, तो आपको नहीं लगता रेवेन्यू जो है स्टेट वाला वो उन लोग को मिलना चाहिए, वो उन लोग के पास मिलना चाहिए? मतलब रेवेन्यू, जो रेवेन्यू हम लोग जिसके लेके मतलब हम लोग झमेला करते हैं सेंट्रल के साथ, स्टेट के साथ एंड ऑल दैट। तो आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। उन लोग का एजेंडा अलग रहता है, हम लोग का एजेंडा अलग रहता है। जो भी मतलब जहां जहां स्टेट लिस्ट परमिशन देते हैं सब में अलग अलग रूल बना के रखा है। अब लॉकडाउन को ही देख के ले लो, बंगाल का कुछ अलग से हुआ, वहां पे कुछ अलग से हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों बात ये हो रहा है कि आज वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब सप्लाई होगा तब रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जैसे कि इंडिया में कुछ 4 1 5 स्टेट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चर, जिसके अंदर नाम आते हैं महाराष्ट्र का, नाम आते हैं गुजरात का, नाम आते हैं तमिलनाडु का, कर्नाटक का, ये सब स्टेट का नाम आता है। जो स्टेट को क्या माना जाता है? मैन्युफैक्चरिंग स्टेट माना जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द गुड्स इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड ओवर देयर और सर्विसेज आर डिलीवर्ड फ्रॉम देयर। तो आज बैंगलोर जो सिटी है हम लोग का, आपको पता है कि जितना सारा आईटी कंपनी है इन इंडिया, सबका हेड ऑफिस वहीं पे रखा हुआ है, इंडिया वाला, बैंगलोर पे। चाहे वो आईबीएम का बोलो या आप माइक्रोसॉफ्ट का ले लो, जो भी ले लो। टेक्नो आप लोग का टैली वो कहाँ का कंपनी है? इट्स फ्रॉम द बैंगलोर, कर्नाटक का कंपनी है। तो आज सर्विस भी डिलीवर्ड होता है, आज गुड्स भी डिलीवर्ड होता है। क्या डिलीवर्ड होता है? आज सर्विस भी डिलीवर्ड होता है, आज गुड्स भी डिलीवर्ड होता है। तो एक बात बताओ, मान लो गुजरात से कोई मारुति सुजुकी कार मैन्युफैक्चर हुआ, गुजरात पे कोई मारुति सुजुकी कार मान लो मैन्युफैक्चर हुआ, एंड वो कार मान लो बंगाल में कोई कस्टमर ने खरीदा। एकदम सिंपल से एग्जांपल, कोई हड़बड़ी नहीं है दोस्तों, आराम से सुनो। गाड़ी मैन्युफैक्चर कौन से स्टेट में हुआ? इट इज फ्रॉम गुजरात। और गाड़ी डिलीवर्ड कहाँ हुआ? इट इज इन बंगाल। तो आज अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी या कोई भी जीएसटी का बात करे, आप लोग को याद होगा जब हम लोग जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे, तो आपको पता है कि जीएसटी कौन सा लिस्ट का मैटर है? इट्स अ कॉन्करेंट लिस्ट मैटर। आई होप कि आपको याद होगा। यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट में इसका मेंशन किया हुआ नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। क्यों कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है सर? क्योंकि जीएसटी का रेवेन्यू, मतलब जीएसटी बोल के जो भी रेवेन्यू हम लोग को आएगा, मतलब सरकार को आएगा, आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, आधा स्टेट को मिलेगा। ये हिसाब एकदम इक्वल रहेगा। आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, अगर 1 रुपए भी जीएसटी कलेक्ट होता है, कहीं से भी हो रहा हो, तो 50 पैसे सेंट्रल का होगा, 50 पैसे स्टेट का होगा। ये एकदम पूरा बाय डिफॉल्ट रहेगा। कोई भी, चाहे जीएसटी का इंटरेस्ट हो, लेट फी हो, टैक्स हो, व्हाटएवर, अगर पब्लिक जीएसटी दे रहा है तो जितना जीएसटी देगा उसका आधा सेंट्रल के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को जीएसटी कंपोनेंट तो याद तो होगा कि जीएसटी के अंदर मेजर कंपोनेंट क्या है। तो 3 होता है जीएसटी का मेजर कंपोनेंट, ध्यान से सुन लो। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। क्या क्या सर? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, S stands for state, and I stands for integrated. I stands for integrated. इंडिया में जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट सप्लाई होता है, कहां से कहां? वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब सप्लाई होता है तब आईजीएसटी लगता है। सर फिर से बोलिए, इंडिया में जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट सप्लाई होता है तब क्या लगता है? तब आपका आईजीएसटी लग जाता है। ओके। यूजीएसटी बोल के रिशिल कुछ नहीं होता है, यूटीजीएसटी होता है, दैट इज यूनियन टेरिटरी। तो वो यूनियन टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मतलब अंडमान बोलो, लक्षद्वीप बोलो, ये जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, तो इसके अंदर ही का कुछ सप्लाई हो रहा है तो वो एसजीएसटी के बदले यूटीजीएसटी चार्ज होता है। हम लोग लिख देंगे, डोंट वरी। अभी आप लोग ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो है ये समझना है, ठीक है? और से कुछ कहना है आपको?
अच्छा, तो अभी सर आप क्या कहना चाह रहे हो? आज गुजरात से कोई सामान बन के बंगाल आ रहा है, आज गुजरात से कोई सामान बन के बंगाल में आ रहा है, तो इसमें जो भी टैक्स लगेगा, गाइस एकदम पूरा ध्यान से सुन लो। एस फॉर स्टेट, सी फॉर सेंट्रल, मैडम। SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके। आई फॉर लिखेंगे, आज हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आज कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो बात हो रहा था सामान कहाँ से बना, सामान बना गुजरात में, और सामान डिलीवर कहाँ हुआ, सामान डिलीवर हुआ बंगाल में। कहाँ से कहाँ जा रहा है? गुजरात से बंगाल में आ रहा है। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर अगर जीएसटी का बात हो, मान लो कोई भी अमाउंट का जीएसटी हो, तो आधा सेंट्रल का होना चाहिए, आधा स्टेट का होना चाहिए, राइट? आधा सेंट्रल का होना चाहिए, आधा स्टेट का होना चाहिए। सर सेंट्रल तो हर एक केस में एक ही रहेगा, मोदी जी का सरकार रहेगा। अभी सेंट्रल में, सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिक्स है ना, वो तो चेंज नहीं होगा। कोई भी स्टेट में जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेम ही मिलेगा आपको हर एक स्टेट में। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे दो स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एक गुजरात गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एक बंगाल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अब सवाल ये उठ रहा है, जीएसटी का जो आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने वाला था, वो कौन सा स्टेट लेके जाएगा? जो माल भेज रहा है वो लेके जाएगा, कि जो माल खरीद रहा है वो लेके जाएगा? अब सब लोग बोलो कौन, आई मीन सिचुएशन सबको समझ, Bengal. और गुजरात गुजरात सिचुएशन समझ आया सब लोग को? यार आंसर में ले रहा हूँ एक करके, पहले बोलो सिचुएशन सबको क्लियर हुआ। सामान बन रहा है गुजरात पे, सामान डिलीवर्ड हो रहा है वेस्ट बंगाल पे। कोई भी शहर का नाम ले लो, गुजरात में मान लो चलो लेते हैं राजकोट को, और बंगाल में हम लोग लेते हैं मान लो आसनसोल या कोलकाता, कोई भी ले लो। अब सवाल ये उठ रहा है, जीएसटी के कंपोनेंट का कोई भी अमाउंट हो, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है गुजरात टू बंगाल, इसमें भी सेम ही होगा, आधा सेंट्रल के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास जाएगा। ओके। तो पोस्ट कंफ्यूजन इज कि सर ये जो आधा स्टेट के पास जो जाने वाला है, तो कौन से स्टेट में जाएगा? जो स्टेट सेंड कर रहा है क्या उसके पास जाएगा, कि जो स्टेट रिसीव कर रहा है उसके पास जाएगा? तो पब्लिक के पास सर मिसमैच गुजरात के आंसर आ पास रहा है। जाएगा। अच्छा, पब्लिक के पास गुजरात मिसमैच के आंसर पास आ रहा है। गुजरात अच्छा एक सेकंड बता रहा हूँ। बहुत लोग गुजरात आंसर दे रहे हो, दो चार जन बंगाल भी बोले। अब सुनो ध्यान से, जीएसटी को कौन लेके आया इंडिया में? जीएसटी को कौन लेके आया? सर प्रोपोजल जो था वो Central. यूपीए गवर्नमेंट, अरे भाई हाँ पता है, तो सेंट्रल में तो गवर्नमेंट का कौन है? कांग्रेस लेके आया कि बीजेपी लेके आया? तो बात अगर करोगे तो प्रोपोजल कांग्रेस ने किया था 2003 में, जब यूपीए 1 था। और ये जो अभी 2014 के बाद जो चेंजेस हुआ, मोदी जी का सत्ता जो आया, तो ये लोग इम्प्लीमेंट किया। गाइस प्लानिंग जो है वो मोदी जी का नहीं था, प्लानिंग बहुत पहले हो गया था। जीएसटी का ड्राफ्टेड बिल जो था, जीएसटी का जो मॉडल लॉ था, वो ऑलरेडी 2003 में बन गया था उस टाइम पे, यूपीए गवर्नमेंट जो आए थे। बट सर यूपीए गवर्नमेंट क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था? बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी। आज आपको पता होगा कि भारत में कोई भी चीज, लॉ अगर बनने के लिए आपको दोनों हाउस का परमिशन लेना होगा, मतलब सेंट्रल को लेना होगा, सॉरी अपर हाउस लोअर हाउस, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में आपको बिल पास करना होगा। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा मेजोरिटी था ही नहीं, वो लोग ऑलवेज अलायंस का सरकार बनाए थे। 2003 जो यूपीए 1 था वो भी अलायंस का गवर्नमेंट था। 2009 पे जब सेकंड टाइम वो लोग बनाया था, वो भी अलायंस का गवर्नमेंट था। बीजेपी कोई अलायंस का, भले ही इन लोग का एनडीए बोलते हैं अलायंस है, बट इन लोग का दरकार भी नहीं पड़ा। बीजेपी अकेला खुद बनाने के काबिल था, लास्ट टाइम भी था, 2019 में भी था। तो इसलिए इन लोग के लिए बहुत इजी हो गया था, और ये चीज को मतलब इम्प्लीमेंट करने में। आपको पता है 2003 में जब जीएसटी का जब प्रपोजल लेके आया गया था, 2003 में जब संसद में इस बात को लेकर डिस्कस हुआ था, डू यू नो दैट कि फास्ट कौन सा स्टेट इसको अपोज किया था? अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे पॉलिटिक्स इसको बोलते हो ना? हाँ, फास्ट अपोज किया था मोदी जी खुद। गुजरात सबसे पहले लाइन पे खड़ा था कि हम लोग को जीएसटी नहीं चाहिए। सच में सर, आप चेक कर लो, कोई भी न्यूज चेक कर लो, किसी का भी चेक कर लो, किसी की भी रिपोर्ट चेक कर लो, मोदी जी का नाम सबसे पहले आएगा। शायद उस समय भी मोदी जी नहीं थे, सुषमा जी थे शायद,
उस टाइम पे जो ऑपोजिशन का जो फेस था, ओके, मोदी जी तो सीएम हुआ करता था गुजरात का, तो आपको पता है ना ऑपोजिशन का एक फेस होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह पे, तो उस टाइम पे शायद सुषमा जी थे उस टाइम पे, ओके। तो वो लोग सबसे पहले अपोज किया था। आज वही लोग, मतलब मोदी जी आज जीएसटी लेके आने से पीछे बहुत उन लोग का योगदान रहा, उनका सरकार का, बिकॉज बिल दोनों हाउस में वो लोग अपने मेजोरिटी से पास करवा लिए। तो आप बोलोगे सर गुजरात क्यों लाइन पे खड़ा था? अच्छा, गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र भी आ गया था उस टाइम पे, गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के साथ साथ साउथ के भी 2-3 स्टेट आ गया था, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये भी आ गया था। तो सर ऐसा क्या था जो गुजरात मना कर दिया था? जीएसटी आने से पहले जो पुराना नियम था, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रखना है। तो पुराना नियम में सेल परचेस के ऊपर वैट एंड सीएसटी लगता था। जीएसटी आने से पहले जो पुराना जो नियम था, पुराना जो टैक्स का सिचुएशन था, उसमें वैट सीएसटी हुआ करता था। सेल्स टैक्स के नाम पे क्या हुआ करता था? वैट सीएसटी हुआ करता था। अब वैट कब लगता था? वैट लगता था जब स्टेट के भीतर सेल होता होगा, और सीएसटी लगता था जब स्टेट के बाहर सेल होता होगा। और सीएसटी को बोला जाता था, सीएसटी इज ओरिजिन बेस्ड टैक्स। सीएसटी जो वो क्या था? सीएसटी इज ओरिजिन बेस्ड टैक्स। सीएसटी इज ओरिजिन बेस्ड टैक्स। अब ओरिजिन बेस्ड टैक्स होने से क्या होता था? ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि गुड्स का मूवमेंट, ध्यान से सुनना दोस्तों, पहले बोलो सीएसटी समझ में आया ना? कौन सा सप्लाई पे लगता था? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब स्टेट के बाहर। इंटरस्टेट का मतलब होता है स्टेट के बाहर। सीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब सीएसटी हुआ करता था, वैट लगता था विद इन द स्टेट सप्लाई होने में, और स्टेट के बाहर होने पे सीएसटी लग जाता था, सीएसटी। तो उस टाइम पे नियम ये था, मतलब जीएसटी आने से पहले नियम ये था कि जहां से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, आई रिपीट गाइस, जो प्लेस से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा, सीएसटी का पैसा उसी स्टेट को ही मिलेगा। दोस्तों ये कंफ्यूजन अभी से नहीं, उस जमाने से ही था कि आज अगर गुजरात ने कोई सामान सीएसटी चार्ज करके बंगाल को बेच रहा है, गुजरात ने कोई सामान सीएसटी चार्ज करके असम को बेच रहा है, तो गुड्स का मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ? आप बोल रहे हो सर गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द गुजरात। गुड्स का मूवमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? गुजरात से स्टार्ट हो रहा है। तो गुजरात गवर्नमेंट को ही आपका सीएसटी का पैसा मिल रहा था। जीएसटी में ना ये पूरा पासा पलटने वाला था। तो सिंस ये सिस्टम के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने अपना बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, जैसे सानंद हो गया, जामनगर हो गया, आई होप के मेरे साथ अहमदाबाद का स्टूडेंट हो, खुशी महिमा जी आप लोग हो, तो ये सब आप लोग का स्टेट आई मीन डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो गुजरात स्टेट का ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है, जामनगर बोलो, सानंद बोलो, ओके, फिर भी और दो चार डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट, मतलब गुजरात गवर्नमेंट ने एसीजेड डिक्लेयर कर दिया था। एसीजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे टैक्स फ्री जोन है। बंगाल की अगर बात करोगे तो बंगाल में आप कभी अगर सेक्टर 5 यूनिटेक बिल्डिंग की तरफ जाओगे तो देखना लिखा रहता है कि एसीजेड एरिया। सिंगूर नाम तो सुना ही होगा, बंगाल पे जो मूवमेंट हुआ था सिंगूर, तो सिंगूर इज एसीजेड एरिया। हल्दिया, फौलता, ये सब बहुत जगह है, मेदिनीपुर में भी 2-4 जगह है जहाँ पे एसीजेड डिक्लेयर कर दिया गया। एसीजेड एरिया पे अगर आप बिजनेस करने जाते हो तो आपका बिजनेस का पहले 5 साल, आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, आपका बिजनेस का पहले 5 साल टैक्स फ्री है, उससे टैक्स हॉलीडे। उस जगह पे जाकर बिजनेस करो, पहले 5 साल आपको कोई भी टैक्स देने का दरकार नहीं है। तो आज बिजनेसमैन उनका स्टैब्लिशमेंट कोई भी स्टेट में जाके क्यों करेगा? जब उसका स्टेट से फायदा होगा। आज रिलायंस ग्रुप को, आज अदानी ग्रुप्स को या टाटा ग्रुप्स को ये लगता है कि गुजरात में बिजनेस करने में हम लोग को फायदा है, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो लोग गुजरात में जाके बिजनेस करेगा। देखो बिजनेसमैन का अपना फायदे से मतलब है, हर जगह पे करो है तो इंडिया ही, मेड इन इंडिया लिखा जाएगा प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे गुजरात में करो या बंगाल में करो। तो गुजरात महाराष्ट्र में ऐसे एसीजेड डिक्लेयर कर करके बहुत सारा बिजनेसमैन को, बहुत सारा कॉर्पोरेट को लोग अट्रैक्ट कर लिया था, क्योंकि सीएसटी कौन सा टैक्स था? इट्स ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब समझ में आया आप लोग का? जहां से गुड्स का मूवमेंट चालू होगा, टैक्स का पैसा उसी स्टेट को मिलेगा। तो आज अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हूं, मेरे स्टेट में सामान मैन्युफैक्चर होता है और पूरा इंडिया में सप्लाई होता है, तो आई एम द किंग, क्योंकि जो भी स्टेट में सप्लाई होने होने दो, टैक्स तो मेरे स्टेट को मिलने वाला है, क्योंकि आई एम द सप्लाइंग स्टेट।
ये कहानी था जीएसटी से पहले। और जीएसटी पे आप लोग क्या लिखे हो दोस्तों? जीएसटी पे क्या लिखे हो आप लोग? जीएसटी में लिखे हो इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब पासा पूरा 360 बदल गया, 360 नहीं 180 घूम गया पूरा। जो टैक्स कल गुजरात को मिल रहा था, आज वही टैक्स बंगाल को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब ये होता है जीएसटी का पैसा उसी स्टेट को मिलेगा। बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी का पैसा उसी स्टेट को मिलेगा जहां पे सामान डिलीवर होगा या सर्विस यूटिलाइज होगा। सर वंस मोर श्योर, जीएसटी का पैसा उसी स्टेट को मिलेगा जहां पे सामान डिलीवर्ड होगा या क्या, या फिर सर्विस यूटिलाइज्ड होगा। दैट्स व्हाई जीएसटी इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आप एक बात बोलो, ये नियम जब आप करोगे तो गुजरात तो सबसे पहले वही लोग अपोज करेगा ना। वो बोलेगा ये दिन देखने के लिए हम लोग ऐसे डिक्लेयर किए थे कि हम लोग सब कुछ करेंगे और टैक्स कोई और लेके चला जाएगा। ये तो क्लियर केस ऑफ रेवेन्यू लॉस। क्योंकि आज जो स्टेट मैन्युफैक्चर कर रहा है कि जीएसटी के बाद तो मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगा कि प्रोडक्शन कंटिन्यू होते रहेगा। सर प्रोडक्शन कंटिन्यू होते रहेगा, प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू होते रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोडक्शन तो बंद नहीं होगा सर। क्या बंद हो जाएगा? आमदनी बंद हो जाएगा रेवेन्यू का। क्योंकि जो टैक्स कल मुझे मिल रहा था मेरे स्टेट के बाहर जाने से, आज सामान फिर भी मेरे स्टेट से बाहर जा रहा है, टैक्स मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? उस टैक्स के ऊपर हक उसी का है जहां पे हम लोग सामान सेंड कर रहे हैं। गाइस समझ में आया आप लोग? तो गुजरात का अपोज करना तो बनता ही है, महाराष्ट्र का अपोज करना तो बनता ही है। क्यों? क्योंकि भाई इन लोग का श्योर शॉट रेवेन्यू लॉस होगा, श्योर शॉट इन लोग का रेवेन्यू लॉस होगा। एग्री कर रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो? देखो जीएसटी आने पे नुकसान है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है, ये वो है वगैरह वगैरह, ये सब जो बात सुनते हो, जो भी पॉलिटिकल लोग बोलते हैं, नारेबाजी करते हैं। क्योंकि एक टाइम था कोरोना से पहले, सरकार को कोई भी चीज बात करो तो बात ऑपोजिशन वाले उठाता ही था कि सरकार ने जीएसटी लेके आया, पब्लिक खत्म हो गया, पब्लिक का बैंड बज गया। अच्छा, जीएसटी आने से पब्लिक का बैंड बज गया, ठीक है। और आप लोग जो लॉकडाउन कर करके बंद कर रहे हो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है? नहीं सर, वो तो लाइफ सेव के लिए होता है। तो चलो ये डिबेट तो चलते रहेगा। इंडिया में कोई भी बात को लेकर उछलो कोई भी मीडिया पे, तो देखना ऑलवेज दो पार्टी आपको मिल ही जाएगा, चाहे वो कितना भी सेंसिटिव इशू क्यों ना हो। कोई बंदा होगा जो उसका फेवर में बोलेगा, कोई बंदा वो उसको अपोज करेगा, मीडिया वाले उसको मजा लेगा और हम लोग पब्लिक आपस में झगड़ा करेंगे। तो ये तो सर हम लोग का तो यूज टू हो गए, हम लोग छोड़िए। तो हम लोग को समझना यही है कि अल्टीमेट पिक्चर क्या है। तो दैट्स वाई गुजरात का उस टाइम पे ऑपोजिशन किया था। तो सर इस बार कैसे मान गया? अरे वो तो मोदी जी के घर का स्टेट है। गुजरात का जो सीएम है विजय भाई रूपानी सर, तो जो वहां पे सीएम है, तो अगर मोदी जी उनको बोले कि हम लोग जीएसटी लेके आएंगे, तो क्या उनका हिम्मत है उसको अपोज करना? 2017 में गुजरात का इलेक्शन हुआ था और 2017 में शायद अप्रैल में गुजरात के इलेक्शन का रिजल्ट आया था और 2017 का 1 जुलाई में जीएसटी आया था। तो विजय भाई रूपानी जो आज वहाँ का सीएम है, वहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है गुजरात का, तो आज मोदी जी अगर बोले उनको कि भाई जीएसटी लेके आएंगे, तो कुछ मत बोलेगा? हिम्मत है उनको कुछ बोलने का? सब कोई सवाल ही नहीं आता है। तो गुजरात उनका घर का स्टेट हो गया है। अच्छा, वो महाराष्ट्र में भी वही था, उन लोग का अलायंस से गवर्नमेंट था अभी के आने से पहले, तो वो लोग भी मना लिया। तो जबरदस्त इन लोग को राजी कराया गया, ठीक है। बंगाल अपोज नहीं किया था, बंगाल को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोग का क्या है, हम लोग का तो मैन्युफैक्चरिंग का बात है ही नहीं, हम लोग तो कंज्यूम करने वाले बंदे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होता है। अच्छा, कर्नाटक भी अपोज किया था पता है, क्योंकि बैंगलोर वालों का कहना ये था, तो कर्नाटक में एक ही स्टेट है जो इंडिया में सबको मतलब नेसेसिटीज सप्लाई करते हैं सर्विस में, वो बैंगलोर। तो वो लोग बोले थे कि देखिए लॉस तो हम लोग का भी होगा। जैसे कि टैली का अगर बात करो, तो टैली जो सॉफ्टवेयर है आपको इंडिया में हर जगह मिलेगा, और साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर जगह मिलेगा आपको। बॉम्बे में लोग टैली में काम करते हैं, हाँ सर। दिल्ली पे, हाँ सर। वर्ल्ड के बाहर मतलब इंडिया के बाहर भी मिलेगा आपको, सिंगापुर पे भी लोग बहुत लोग टैली पे काम करते हैं, गल्फ में भी टैली पे काम होता है। तो टैली बनाने वाला तो एक ही है, वो जो मेन टैली का जो टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है। तो ये लोग का पहले रेवेन्यू कर्नाटक में आ रहा था, बिकॉज ये लोग बना के पूरा इंडिया को सप्लाई कर रहा था। लेकिन आज भी सप्लाई वही हो रहा है, मैं भी टैली यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज करोगे, आपका बॉस भी यूज करेगा। तो वी आर फ्रॉम द बंगाल। तो 18% जीएसटी लगता है टैली बाई करने में। तो 18% के अंदर 9% किसके पास आ जाएगा? 9% सर वही स्टेट में आ जाएगा जहां पे सर्विस रिसीव हो रहा है। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब ये होता है बॉयज एंड गर्ल्स कि आज अगर आप लोग इंटरेस्ट रेट सप्लाई करते हो, इंटरेस्ट रेट मतलब वन स्टेट टू अनदर,
आज अगर इंडिया में आप क्या सप्लाई कर रहे हो सर, आज अगर इंडिया में आप इंटर स्टेट सप्लाई अगर कर रहे हो, तो इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है, वन स्टेट टू अनदर अगर सप्लाई कर रहे हो, तो जीएसटी का जो सीजीएसटी वाला कंपोनेंट है वो तो सेंट्रल के पास ही जाएगा। आई मीन जीएसटी का जो भी कंपोनेंट लगे, आईजीएसटी लगे, तो आईजीएसटी का आधा सेंट्रल के पास चला जाएगा, लेकिन बाकी आधा जो स्टेट के लिए रखा गया है वो उसी स्टेट को मिलेगा। दोस्तों कौन से स्टेट को मिलेगा, बाइंग की सेलिंग, जीएसटी का आधा पैसा कौन से स्टेट को मिलेगा, बाइंग स्टेट टू सेलिंग स्टेट, कम ऑन। बाइंग तो आंसर इज सेलिंग Buying. नहीं, बाइंग स्टेट को मिलेगा। डेस्टिनेशन है जहां पे सामान डिलीवर्ड होगा। ओके So GST is a destination based tax. I hope कि ये वाला पार्ट समझ आया आप लोग को। गार्गी जी आप सवाल पूछ रहे हो कि आप कंफर्म करो, आई डिडंट गेट दैट, डज इट हैपन सो दैट द अदर स्टेट आल्सो गेट, यस यस डेफिनेटली मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है, लॉ के हिसाब से मिलता है। आईजीएसटी का पैसा वही स्टेट को मिलता है जहां पे सामान डिलीवर्ड है, डेफिनेटली। ओरिजिन स्टेट को तो कलेक्ट होता है, ओरिजिन स्टेट को मिलता नहीं है, मिलता वही लोग स्टेट को है जो दूसरों का है। बट आप लोग को सब जब जीएसटी पेमेंट दिखाएंगे तो आप लोग देखना वहां पे आईजीएसटी बोल के हम लोग पे करते हैं, कोई स्टेट का नाम नहीं आता है वहां पे। तो आईजीएसटी के हिसाब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करके वो स्टेट का रेवेन्यू डिवाइड करके दे देता है। मुकुंद एसीजेड स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। अच्छा महिमा जी का क्वेश्चन है सर, बट हाउ दिस इज फेयर टू बी द सेलिंग स्टेट। महिमा जी कोई फेयर डील नहीं है यहाँ पे, पूरा अनफेयर है, पूरा अनफेयर है। तो सर आप क्या ये कहना चाह रहे हो गुजरात का रेवेन्यू लॉस हो रहा है? अगर पहले से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली प्राइम एफएससी तो एकदम हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है। महाराष्ट्र का हो रहा है, हाँ हो रहा है। जैसे लाइक चुप क्यों है, करके भी क्या करेगा, साइन तो कर चुका है। वो लोग चिल्ला के भी क्या करेगा, कोई फायदा है क्या अभी करने का? लोग तो जानबूझ के साइन किए हो, तो जिस टाइम पे जीएसटी आ रहा था तो उस टाइम तो आप लोग हाँ हाँ बोल के साइन किए थे, तो इसलिए कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। तो सर पहले बात बोलो सर, ये बात लॉजिकल लगा कि इलॉजिकल लगा आपको? ये डेस्टिनेशन वाला टैक्स वाला जो पार्ट था ये लॉजिकल लगा कि इलॉजिकल लगा? मैं जी बोल इलॉजिकल अच्छा इलॉजिकल लग रहा है, किसी को ये लॉजिकल लॉजिक लगा? डिसीजन ये वाला लॉजिक, अच्छा आपको भी इलॉजिकल लग रहा है? अच्छा किसी को लग रहा है कि सर ये लॉजिकल है, एब्सोल्यूट लॉजिकल है? अच्छा कोई भी चीज गार्गी जी ओवरऑल ग्रोथ आपको कैसे दिख रहा है, कहाँ ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है आपका? बेटा ये क्लियर केस ऑफ लॉस है, कोई ओवरऑल ग्रोथ ग्रोथ कुछ नहीं है, एक का लॉस एक का फायदा है। यहाँ पे हेड टेल अनबायस्ड कॉइन नहीं है, बायस्ड है यहाँ पे। अब ऐसे मत सोचो कि सिक्का हेड का भी होता है टेल्स का भी होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा अनबायस्ड सिचुएशन है, किसी का लॉस होगा किसी का प्रॉफिट होगा, ये क्लियर केस है। बट बात है लॉजिक का कि ये रूल क्या लॉजिकल था? अच्छा प्रीति बोल रहे हैं लॉजिकल, प्रीति क्यों लॉजिकल लग रहा है आपको, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? अच्छा जो लोग इलॉजिकल बोल रहे हो उन लोग का लॉजिक में समझ रहा हूँ कि आप लोग क्यों इलॉजिकल बोल रहे हो, बट जो लोग लॉजिकल बोल रहे हो कौन सा बेसिस है? प्रीति यस बोलिए, क्यों आपको लॉजिकल लग रहा है? गार्गी जी आप भी बोलिए क्यों लॉजिकल लग रहा है आप लोग, बोलिए। सर लॉजिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले जो भी रेवेन्यू था केवल एक ही स्टेट को डिलीवर हो रहा था जहां पे प्रोडक्शन हो रहा था, तो अदर स्टेट में डेवलपमेंट्स के लिए रेवेन्यू आ ही नहीं रहा था। तो तो अदर स्टेट को भी तो अब रेवेन्यू शेयर वहां बनना से था ना, जहां से प्रोडक्शन, तो तो अदर स्टेट को भी सर तो वहां पे, बनना चाहिए था ना। तो सर वो ज्यादा डिमांड करेंगे रेवेन्यू गेन करने के लिए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी।
हाँ, तो प्रोडक्शन स्टेट प्रोडक्शन ऐसे गुजरात क्योंकि की तरह उनको आप लोग भी भी मैं आप रेवेन्यू लोग मिल भी रहा ये है। करो। नहीं नहीं, बात तो सही है आपका, लेकिन आप अगर ये लॉजिक बताओगे तो दूसरा वाला स्टेट वही बोलेगा, गुजरात वही बोलेगा आप अपने स्टेट में लेके जाओ टाटा मोटर्स को, आप लोग तो भगा दिए थे। प्लीज, मैं कोई विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देख के नहीं बता रहा हूँ, ये लोग ये लॉजिक तो सबको पता है। टाटा बंगाल से भाग गया था, तो इन्फोसिस बंगाल से भाग गया था, तो आप लोग तो भगा देते हो। आप लोग कहाँ से ग्रोथ करना है, तो अभी रेवेन्यू लेके क्यों आप लोग ये कर रहे हो, तो लोग ऐसे ही बोलता था उस टाइम पे। आज अगर इन्फोसिस का पूरा सेटअप अगर कोलकाता में बनता तो कोलकाता का पिक्चर अलग होता। आज अगर पूरा टाटा का सेटअप अगर बंगाल में बनता तो पिक्चर शायद कुछ और हो सकता था, बट चलो वो सब पॉलिटिकल डिबेट है, हम कुछ बोलने जाएंगे तो पॉलिटिकल अपोलिटिकल हो जाएगा, तो उसमें डिबेट मेरा कोई मतलब है, सिंपली एक कॉमन मैन का थॉट्स है। अरे सुनो गाइस, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, आप लोग आंसर दे रहे हो सर सिर्फ रिच स्टेट को कीप गेटिंग रेवेन्यू, देन मैडम कौन सा ये रिच स्टेट पोर स्टेट कहाँ से आप लेके आ रहे हो? स्टेट रिच पोर नहीं होता, स्टेट के एक्टिविटी से होता है। देखिए, ये बात तो कंफर्म है कि 9 से भी तो हो रहा है, क्योंकि कोई भी स्टेट जब मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनता है तो वो स्टेट बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, क्या सेक्रीफाइस होता है ऑल दैट। देखिए, इंडिया में इक्वालिटी स्टैब्लिश करने मत जाइए, होगा नहीं कभी, ये बात सबको पता है। इंडिया में इक्वालिटी, अच्छा आप लोगों को लगता है इंडिया में इक्वालिटी है? बताओ मुझे पहले, प्लीज 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 प्लीज, कोई पॉलिटिकली इसको मत लीजिएगा, आई एम सिंपली आस्किंग। आप लोग को लाइफ में जो फील नहीं है होता है, सर। अगर इंडिया में इक्वालिटी होता तो रिजर्वेशन क्यों है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बट द थिंग सिनेरियो इज देयर ना। रिजर्व कैंडिडेट, अनरिजर्व कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट, ये भेदभाव क्यों है? चलो बिछड़े को आगे लेके आने के लिए सब है, चलो कोई बात नहीं, ये सब चीज सोच समझ के लॉ बनाता है। तो यहाँ पे कोई भी बायस अनबायस चीज नहीं होता, यहाँ पे बायस चीज ही बनता है। इंडिया का लॉ सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत लोग इसके खिलाफ है, बट कुछ कर नहीं सकता है, बिकॉज पावर नहीं है, पोजिशन नहीं है, तो हो नहीं पाएगा। तो आज हम लोग के इंडिया में ना उल्टा नियम फॉलो होता था। आज ये चीज इसलिए आ रहा है बिकॉज जब सीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम पे लॉ को उल्टा करके इम्प्लीमेंट किया गया था। इंडिया छोड़ के वर्ल्ड में जितना सारा कंट्री है जहां पे इस तरह का स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग है, ओके, तो जहां पे इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो होता है कि स्टेट अलग है सेंट्रल अलग है, दोनों का गवर्नमेंट का एक्टिविटी अलग होगा, इलेक्शन अलग होगा एंड ऑल दैट, इसको फेडरेशनल स्ट्रक्चर या कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, फेडरल स्ट्रक्चर। इट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर। क्या यूएस में ऐसा होता है? आपको पता है यूएस में कितना बार इलेक्शन होता है? यूएस में एक ही बार होता है, दैट इज अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लंदन पे भी वही होता है। इंडिया में कितना बार इलेक्शन होता है? आप लोग कितना बार वोट कास्ट करते हो? एक बार लोकसभा में करते हो, एक बार राज्य मतलब हम लोग को जो असेंबली इलेक्शन है उसमें करना पड़ता है, और एक बार होता है कब बोलो तो, जब म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है या पंचायत के इलेक्शन होता है। आई होप कि आप लोग को पता है ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंडिया का। आप कोई भी स्टेट का हो, कोई भी स्टेट का हो, आप लाइफ में 3 टाइम आपको वोट देने का मौका आता है तो एक होता है जो लोकसभा इलेक्शन होता है, हर 5 साल घूम घूम के आता है। दूसरा है आपका वो जो राज्यसभा असेंबली इलेक्शन, और थर्ड होता है म्यूनिसिपैलिटी पंचायत वाले इलेक्शन में आप लोग वोट कास्ट किए हो, जहाँ पे वो काउंसिलर चेयरमैन जहाँ पे सिलेक्शन होता है एरिया का। पता है ना आप लोग को, इसका भी वोटिंग होता है, जो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है तो उसकी सत्ता बनने के लिए, और पंचायत एरिया में पंचायत बनाने के लिए। तो इंडिया में जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री में आप बायस्ड होकर डिसीजन लेना पड़ेगा, अनबायस्ड तो कोई चीज ले नहीं सकते हो आप। आपको तो यहाँ पे बायस्ड हो ही जाए, कोई भी डिसीजन लो, किसी के लिए अच्छा हो किसी के लिए खराब होगा। तो चलिए सर, कोई बात नहीं है, श्रीशिल सही बोल रहे हो आप। तो सर बात सही है, तो आप बोले आगे, बोले क्या चाहिए। तो इंडिया छोड़ के जितना सारा कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता था, और उस कंट्री में अगर टैक्स का सिस्टम है तो वो लोग डेस्टिनेशन बेसिस फॉलो करता था। लॉजिक क्या है? लॉजिक बोल रहे हैं टैक्स का पैसा उसी को मिलना चाहिए जहां से टैक्स का पैसा आ रहा है। जहां पे टैक्स का पैसा आ रहा है मतलब, आज अगर बंगाल का कोई कस्टमर, आज अगर आसाम का कोई कस्टमर कोई सामान खरीदता है, तो बंदा कहाँ का रहने वाला है? सर बंगाल से रहने वाला है या आसाम का रहने वाला है, वही स्टेट का रहने वाला है। जब पैसा मेरा स्टेट से जा रहा है तो रेवेन्यू भी मेरा स्टेट को आना चाहिए। ये रूल पूरा दुनिया में फॉलो होता था, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में उल्टा फॉलो होता था। वो जो सीएसटी वाला जो केस है, जिसको लेकर गुजरात आज इतना अपोज कर रहा था, ये उल्टा सिचुएशन था। अब सिंगापुर में देख लो, जहां जहां जीएसटी है वो देख लो, कनाडा में देख लो, सब जगह ही रूल है।
कि जहां से पैसा जाएगा टैक्स उसी जगह को मिलना चाहिए। तो इंडिया इस रूल का बाहर था। तो जब इंडिया अपना जीएसटी लेके आया तो अपने आप को सुधार लिया, क्योंकि हम लोग का जो जीएसटी मॉडल जो डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के साथ, अभी तो ये बात बोल नहीं सकते कि कॉपी पेस्ट होता है, अभी क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है। तो इंडिया का जो मॉडल है वो कहां से इन्फ्लुएंस्ड है पता है? कनाडा से इन्फ्लुएंस्ड है। कनाडा में जो जीएसटी का मतलब स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर कनाडा में फॉलो होता है वही स्ट्रक्चर इंडिया में फॉलो होता है। अब आपको पता है, बचपन में आप लोग कभी कॉपी वॉपी करते हो एग्जाम के लिए? तो हम बहुत किए लाइफ में, स्कूल लाइफ में खास करके। कैसे कॉपी होता था कि हम कुछ एक चैप्टर पढ़ के जाते हैं, दोस्त को बोला तू ये पढ़ के आ। ये बॉयज लोग के अंदर ये बहुत ही, हम लोग का अंदर एकदम दोस्त वाला फीलिंग था स्कूल लाइफ तक। ठीक है। हम ये चैप्टर पढ़ के आए, वो चैप्टर पढ़ के आए, तो एकदम पूरा मतलब ग्रुप डिस्कशन हो जाता है एग्जाम में। सर एग्जामिनर उसको चुटकी देना है, तो हम लोग का काम था, मतलब वो पकड़ नहीं पाए। तो हम लोग का वसूल था कुछ इस तरह का। देख तेरा कॉपी अगर मैं मतलब कॉपी अगर देख के लिखूंगा ना, तो उस टाइम इनोसेंट माइंड था। टीचर को लगना चाहिए कि नॉर्मल है, टीचर को कभी नहीं लगना चाहिए ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो जबरदस्ती एक लाइन छोड़ के लिखना है, दो चार शब्द छोड़ के लिखना है, ताकि टीचर को लगे कि कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। ये सब फालतू वाला आइडियाज हम लोग को दिमाग में आता था उस जमाने में। बाद में जब बड़े हुए, जीएसटी वीएसटी पढ़ने लगा, तब लगा कि नहीं सर, आइडिया सॉलिड था। इंडिया जब कनाडा को कॉपी किया तो इंडिया वालों को लगा, हम लोग को लगा कि लोग हम लोग को तो फिर बोलेगा भाई कॉपी पेस्ट, अच्छा कॉपी पेस्ट कर लिया आप लोग। तो कैसे दुनिया वालों को बताया कि हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं किए, हम लोग अपना खुद बनाए हैं। तो कनाडा में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है, कनाडा में आईजीएसटी बोले कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इंडिया बोला रुको, बड़ा है तो बेहतर है, तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, आईजीएसटी। तो हे कॉपी करने वाले दुनिया, अगर आप बोलते हो कि हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो आईजीएसटी कहां से आया? वो तो हम लोग का क्रिएशन है ना। तब में वो क्लासरूम वाला लॉजिक हम लोग को समझ में आया कि कॉपी जब करना है किसी का देख के, ऐसे करे कॉपी करोगे, सामने वाले को लगना नहीं चाहिए कि कॉपी है। तो हम लोग जबरदस्ती स्पेलिंग गलत लिखता था उस टाइम पे। ऐसा भी मतलब फनी थॉट्स होता था हम लोग, अभी सुन याद कर तो हंसी आता है कि स्पेलिंग जबरदस्ती गलत लिख दो। ठीक है, ताकि टीचर को लगे कि कॉपी नहीं हुआ है। अरे टीचर बन गया, हम लोग को बहुत एडवांस है, वो उसको पता चल जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो क्लासरूम पे नहीं, ये लॉ बनाने की भी कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो इंडिया का मॉडल में ये जो आईजीएसटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये कनाडा में नहीं है, ये इंडिया में है। तो इंडिया वाला हम लोग डाल के बोल दिए हम लोग का मॉडल है। इट्स नॉट अ कैनेडियन मॉडल। यस, वी आर इन्फ्लुएंस्ड, ये बात हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इन्फ्लुएंस हुए, हम लोग इंस्पायर्ड हुए, बट कॉपी नहीं किए। एकदम मत बोलना, क्योंकि कनाडा का आईजीएसटी नहीं है, हम लोग के यहाँ पे आईजीएसटी है। भले अक्षय कुमार जी वहां का ब्रांड एम्बेसडर बने, जोक से बट गाइस, वहां पे आईजीएसटी नहीं था, यहाँ पे आईजीएसटी है। तो ये कॉपी नहीं है। मैडम वही महिमा जी, वही इंटरेस्टेड सप्लाई का। वो आईजीएसटी इसलिए डाला गया था क्योंकि आईजीएसटी नहीं डालेंगे तो बिल पे चार्ज क्या करेंगे? सीजीएसटी से चार्ज करना तो गलत होगा ना। यस मैडम, अभी तो इंस्पायर शब्द बहुत ही पॉपुलर है। आईजीएसटी इसलिए लेके आया महिमा जी, ताकि हम लोग स्टेट का रेवेन्यू बांट पाए। आप सही हो कि स्टेट को जब रेवेन्यू मिलने वाला, आईजीएसटी क्यों लेके आया, बट आप सोच के देखो, गुजरात तो खाली बंगाल को सप्लाई नहीं करेगा, गुजरात बंगाल को करेगा, यूपी को करेगा, बिहार को करेगा, तमिलनाडु को करेगा, गुजरात खुद अपने स्टेट के अंदर भीतर भी करेगा, दिल्ली वालों को करेगा। तो स्टेट तो वैरायटी हो जा रहा है ना, तो इसलिए आईजीएसटी करके डेवलप, मतलब बाइफरकेट किया जाता है, क्योंकि आईजीएसटी का अलग से कोड आता है। इट्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर 18% जीएसटी हुआ तो 9 रुपए स्टेट का, 9 रुपए सेंट्रल का। गाइस आप लोग को लॉजिक समझ में आया पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड टैक्स का? देखो, था वो मेरा एक लाइन का कॉन्सेप्ट, अगर मैं बोल देता एक लाइन पे हो जाता कि जीएसटी का पैसा उसी स्टेट को मिलेगा जहां पे सामान डिलीवर होगा। लेकिन चलो वो तो आप इन्फॉर्मेशन की तरह एक्सेप्ट कर लेते, बट अभी जो इतना देर से हम डिस्कस कर रहे थे, एक छोटा सा एक लाइन को लेके आप लोग को मीनिंग एंड लॉजिक पूरा क्लियर हुआ? बता, आप लोग खुद कन्विंस्ड हुए हो? किसी को कन्विंस कर पाओगे? कोई अगर आपसे पूछे तो यस आप लोग सर। कन्विंस कर लोगे? हाँ सर, इसका मतलब क्या है? विल गेट बैक टू देम। प्लीज, टैक्स में इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को कन्विंस करना, कि जो नियम आप पढ़ रहे हो वो नियम से आप कन्विंस्ड हो कि नहीं।
आगे बढ़ू। यस सर। ऋषिल 50% आईजीएसटी डिवाइड हो जाएगा। अब कौन से स्टेट को मिलेगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करते हैं अपना कैलकुलेशन से। हम लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी का, उसके ऊपर बेस करके गवर्नमेंट ये बाइफरकेट करते हैं कि आपका जीएसटी का, आपका आईजीएसटी का आधा तो सेंट्रल को मिल जाएगा, बाकी आधा कौन से स्टेट को मिलना चाहिए। वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर फाइल के बेसिस में हो जाता है। हम लोग देख लेंगे जीएसटीआर फाइल के बेसिस पे कैसे वो होता है, ठीक है। अच्छा, 4th नंबर पॉइंट में कुछ बोलने का दरकार नहीं है, राउंडिंग ऑफ रूल। मतलब फ्रैक्शन में अगर आए जीएसटी 1 रुपए में राउंड ऑफ होता है, मतलब अप टू 50 पैसे तक प्रीवियस राउंड होगा, मतलब बैकवर्ड राउंडिंग होगा। 50 पैसे के ऊपर चला जाएगा तो फॉरवर्ड राउंडिंग होगा। मतलब 10 रुपए 50 पैसे को 10 रुपए माना जाएगा, 10 रुपए 51 पैसे को 11 रुपए माना जाएगा। तो जीएसटी 1 रुपए में राउंड ऑफ हो जाता है। बहुत लोग कर लेते, बहुत लोग फ्रैक्शन में छोड़ देते। नेक्स्ट, the ultimate burden of the GST fall on consumer. There is a no tax cascading effect under GST. ये दो पॉइंट को आज हम लोग को समझना है। ये दो पॉइंट जो है आज हम लोग को समझना है। क्या समझना है सर? अल्टीमेट बर्डन ऑफ द जीएसटी एंड टैक्स कैस्केडिंग वाला पॉइंट को समझना है। क्या है ये दोनों पॉइंट, आइए समझते हैं सर। अच्छा, तो आप लोग को आज पता चल जाएगा शायद कि जीएसटी जो है वो जितना भी पैसा है पे कौन करता है पता है? वो हम लोग पे करते हैं। प्राउडली बोलना, हम लोग पे करते हैं। वी द कंज्यूमर पे करता है। कोई कैपिटलिस्ट या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पे नहीं करता है। हाँ, सरकार को वही देता है, लेकिन अपना जेब से नहीं देता है। वो हम लोग का जेब से जाता है जनाब। पैसा हम लोग का जेब से जाता है। सच में, यस ऑफ कोर्स। जीएसटी का रेट चाहे 28% हो, जीएसटी का रेट चाहे 18% हो, 5% हो या 12% हो, वट एवर बी द जीएसटी रेट, चाहे वो सीजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, कुछ भी हो, दे कौन देगा सर? कंज्यूमर जो है वो देता है। अल्टीमेट जो बर्डन किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर के ऊपर आता है। कंज्यूमर देते हैं। तो आप बोलोगे सर अगर कंज्यूमर जीएसटी देता है तो सर हम लोग तो आज तक कहीं पे हड़ताल नहीं किए जीएसटी को लेके। राहुल जी क्यों इतना उछल रहा था? ऑपोजिशन वालों क्यों इतना जीएसटी को अपोज कर रहा था? क्यों दुकानदार लोग जीएसटी के खिलाफ चले गए? जब पैसा हम लोग पे करने वाले, उन लोग को क्या प्रॉब्लम है यार? टैक्स में क्या प्रॉब्लम है? पैसा देना, टैक्स का पैसा जमा करना। लूट मचा के रखा है देश में, ऐसा बात बोलते हैं लोग। तो सर पैसा तो हम लोग दे रहे हैं। आप लोग कहीं पे जाके पत्थरबाजी किए हो जीएसटी के लेके? क्या मोदी जी को आप लोग ट्वीट किए हो, मोदी जी जीएसटी अब हटाइए, ये तो हम आप लोग को हटा देंगे? ऐसा कभी ट्वीट किए हो? कभी आप लोग फेसबुक पे मीम्स बनाए हो? नहीं बनाए हो तो। बट पैसा तो आप ही लोग दे रहे हो, हम ही लोग दे रहे हैं पैसा। मोबाइल फोन खरीद रहे हो जीएसटी, रिचार्ज कर रहे हो जीएसटी, डीटीएच ऑपरेटर को पैसा दे रहे हो जीएसटी। तो सर आज जब पैसा पे करने वाला हम लोग है तो वो लोग क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहा है? भाई चुपचाप दे दे, बात खत्म। सर सुनो, प्रॉब्लम क्या आता है पता है? हम लोग का जो हैबिट होता है ना, हैबिट समझते हो ना? क्या हैबिट है? मान लो आपका स्कूल बोल रहा है कि 11 बजे शार्प आपको स्कूल में आना है, तो ये आपका हैबिट बन जाएगा। अगर कल स्कूल वाला बोलता था कि नहीं 9:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है, 9:35 से आपको स्कूल में जाना बंद हो जाएगा, तो देखना आपका डेली रूटीन चेंज हो जाएगा। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, आपको ब्रेकफास्ट जल्दी करना पड़ेगा, बहुत सारा काम छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर आपको अटेंड करना पड़ेगा। क्यों? नियम जो बदलने वाला है। तो 2017 में जब इंडिया में जीएसटी आया था, क्या जीएसटी का स्वागत ये लोग स्वैग से किया था कि बहुत जीएसटी को स्ट्रगल करना पड़ा? सर मैं आपको बता दूं, 2017 में जब जीएसटी आया था तो स्वैग से इन लोग का स्वागत नहीं हुआ। भले ही उस टाइम पे टाइगर जिंदा है मूवी रिलीज नहीं हुआ था, वो गाना नहीं आया था स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, बट ऐसा नहीं हुआ था। स्वैग सब तो था बट ऐसा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था सर? क्योंकि बहुत लोग को नापसंद था। कुछ इंडस्ट्री को तो जीएसटी से मतलब लिटरली हेटरेट आ गया था। भाई क्यों जीएसटी है? कौन सा इंडस्ट्री सर? कपड़ा का इंडस्ट्री।
अहमदाबाद का मुझे पता नहीं है, कोलकाता का जितना सारा कपड़ा का मार्केट था उस टाइम पे, चाहे वो जनरल स्ट्रीट हो, मेटे ब्रूज हो, या हम लोग का कोई भी, मतलब कोई भी जगह का अगर बंदा था कपड़ा का मार्केट का, पूरा 2 महीना ऑलमोस्ट वो लोग बंद कर दिया था। पूरा 2 महीना वो लोग क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। मतलब क्या बोलूं, मतलब कपड़ा का कोई बिजनेस बंद कर दिया हुआ था, हड़ताल पे चला गया। क्यों? जीएसटी नहीं चाहिए हम लोग को। तो सर कपड़ा के ऊपर क्या ऐसा हो गया था जो कपड़ा वाला इतना गुस्सा हो गया था? सर गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि जीएसटी आने से पहले उन लोगों का कोई बर्डन ही नहीं था। बहुत सारे स्टेट में कपड़े के ऊपर वैट भी नहीं लगता था। तो वही हैबिट हो जाता है हम लोग का कि बिना टैक्स का बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। तो जब हैबिट चेंज होने को आएगा तो हम लोग कोशिश तो करेंगे कि हैबिट चेंज ना किया जाए। गाइस ये लॉजिक मानते हो तो आप लोग कि हम लोग हैबिट से हम लोग यूज टू हो जाते हैं। आज अगर लॉकडाउन मान लो ऐसा ना हो तो अच्छा है, बट अगर मान लो जैसे कि हम लोग मान चुके हैं अभी कि साल में 12 महीना होता है। पहले एक टाइम था हम लोग 12 महीने 12 तरीके से सेलिब्रेट करते थे, बट आज आपको पता चल गया होगा कि कोरोना जो है उसका भी स्वैग है। वो जून जुलाई अगस्त मंथ से थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है, दिसंबर जनवरी में पता नहीं कार्निवल का छुट्टी में चला जाता है, फिर से थर्ड वेव सेकेंड वेव या जितना सारा इन लोग का जो सो कॉल्ड वेव बात है वो फिर से मार्च से आना लग जाता है। फिर मार्च अप्रैल में हम लोग का पूरा घर में रोकना पड़ता है, फिर से उसे स्टार्ट करना पड़ता है। चेक करके देखो 2 साल का ही हाथ में देखो। मैं गलत नहीं बोल रहा, तुम लोग भी तो एक्सपीरियंस किए हो, मैं थोड़ी अकेला एक्सपीरियंस किया हो तो देख लो। लास्ट टाइम भी तो 1 जून से अनलॉक हुआ था, जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर दिसंबर जनवरी में पता ही नहीं था कोरोना है कि नहीं है, सब कुछ ओपन था। फिर मार्च में कोई अपना एक मेमोरी शेयर कर दिया था, फेसबुक मेमोरी आता है ना कि 1 ईयर बिफोर आप क्या कर रहे थे, तो लॉकडाउन वाला पिक्चर कर दिया था बस। पता नहीं कोरोना को बुरा लग गया होगा तो कोरोना फिर से अटैक हमला बोल दिया। और इस बार काफी काफी नुकसान किया, काफी नुकसान किया सच में। इस बार लास्ट ईयर से ज्यादा डिजास्टर तो शायद इस बार हुआ है। तो हम लोग इसके लिए यूज टू हो गए। लास्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम हम लोग का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, बट इस बार आई थिंक यूज टू हो गया। अच्छा, हाँ हाँ, बोल सकते हो। अच्छा एनीवे, तो गाइज कपड़ा का मार्केट में लोग यूज टू नहीं था जीएसटी देने के लिए। तो जब उन लोग को बोला गया कि आपको साल में 24 तो रिटर्न भरना पड़ेगा, एक तो एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो बोलेगा बिजनेस करो कि रिटर्न भरो, तो वो लोग थोड़ा सा गुस्सा दिखाया। अच्छा मिठाई वाला इंडस्ट्री भी गुस्सा दिखाया था, पता है आप लोग को? ये हल्दीराम प्रभु जी वाला लोग भी थोड़ा गुस्सा किया था उस टाइम पे कि नमकीन के ऊपर भाई क्यों जीएसटी आ जाएगा। पता था? तो 2017 का याद है किसी का मोमेंट, इंसिडेंट? तो उसमें गवर्नमेंट हर एक एक हफ्ते में, 2-2 हफ्ते में जीएसटी को अमेंड करता था, ये कल से ये होने वाला है, परसों से ये होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो सर हम लोग का जो जीएसटी है इसमें क्या फायदा था और क्या नुकसान था जो लोग इसके करता था? देखो फायदा का तो, नुकसान का तो पता नहीं है, फायदा तो स्टेट का तो हुआ है। कैसे आप बोल रहे हो स्टेट का फायदा? मैं समझा दूंगा आप लोग को स्टेट का फायदा क्यों हुआ है। तो गाइस एक बात आप बताओ कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए 2 तरीका है। गाइस आप लोग मेरा मतलब मेरा डिस्कशन समझ पा रहे हो? तो कोई बोर तो नहीं हो जा रहे हो? सर ये सब क्या एग्जाम में पूछेगा? आई डोंट नो, मुझे एग्जाम के लिए कोई कंसर्न है ही नहीं बाय द वे। क्या कंसर्न है सर? फिर आप लोग सुबह के क्या टाइम पास करवा रहे हैं? सर टाइम पास कुछ नहीं करा रहा है, मेरा टारगेट वही है कि आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि हर वक्त हम नहीं रहेंगे आप लोग को इंटरप्रेट करने के। कुछ दिन ऐसा भी आएगा जहाँ पे खुद आपको खुद इंटरप्रेट करना होगा, क्योंकि लॉ ऑलवेज चेंज होता है। और जब तक मोदी जी है सत्ता में तब तक तो लॉ को एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि आप कुछ नया सीखोगे अगले दिन चेंज हो जाएगा। मजाक नहीं करो, 3 साल में हम लोग ऐसे बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए। मतलब हम लोग सीख रहे हैं जीएसटी रिटर्न कर रहे, भर रहे। मोदी जी आके बोला मित्रों या भाई और बहनों जो भी सर का पॉपुलर ये है, तो थैंक्स गाइस, तो आके ही बोल दिया कि कल से रूल चेंज होने वाला है। मतलब लोग एक बात सीख लिया था कि आज हम लोग ये करेंगे, अगले मंथ से बोला चेंज, दूसरा चीज पढ़ो। तो इसमें अच्छा चीज एक बात है कि बिजनेसमैन के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, बट जो लोग प्रैक्टिशनर है मेरे तरह, जो जीएसटी का काम करते हैं, जीएसटी काम करके, मैं शर्म नहीं करता मुझे बोलने में, जो जीएसटी काम करके पैसा अर्न करता है, यस मैं करता हूं ऐसा, मैं करता हूं ऐसा। ओके, तो उसमें हम लोग को जो जीएसटी का पैसा मिलता है वो इसलिए मिलता है बिकॉज क्लाइंट डरता है।
ओके, बिकॉज क्लास डरता है, आई मीन सॉरी, बिकॉज मतलब कस्टमर डरता है या क्लाइंट डरता है। क्या डरता है सर? कि आज अगर कुछ गलत फाइल होगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग पता है कि आज हम लोग यूट्यूब के जमाने के बंदे हैं। आज कुछ भी हम लोग को चाहिए तो यूट्यूब में सर्च करते हैं, मिल जाता है। बाइपर्ड सर्जरी के अलावा आई थिंक सारा वीडियो यूट्यूब में अपलोड है, शायद वो भी अपलोड होगा, हमने कभी सर्च नहीं किए। ओपन हार्ट सर्जरी के यूट्यूब में अपलोड है, लोग तो फिर वो देख देख के बोल देगा हम सीख गए हार्ट सर्जरी करना, चलो किसको करना है, कबीर सिंह बन जाएगा। नहीं, इतना डेयरिंग नहीं दिखाएगा आई गेस, बट लोग यूट्यूब देख के सीख जाते हैं। तो खाना बनाना चाहिए। वो लॉकडाउन में कॉफी आया था, डालगोना कॉफी, वो काफी ट्रेंडिंग हुआ था उस टाइम पे, बाप रे बाप। ठीक है, मतलब हर किसी को स्टेटस फॉलो करो तो देखो वो कॉफी का स्टेटस आ जा रहा है, लग रहा है कल ही कैफे कॉफी डे खोल लेगा। तो जो भी है ये ट्रेंडिंग तो वही से आया था, हैशटैग हैशटैग वाला ट्रेंडिंग जो है हम लोग का। तो आज गाइस रूल अगर चेंज होगा, अच्छा 12 बजे से, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आज कोई नियम अगर चेंज होता है तो लोग किसी के ऊपर रिलाई करेगा। अगर नियम सेम रहे, जैसे कि इनकम टैक्स, बहुत लोग को पता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसा होता है, इस बार मोदी जी वो भी चेंज कर दिया। तो जो लोग 10 साल 15 साल से मार्केट में रिटर्न फाइल कर रहा था, आज वो लोग आ रहा है इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करने के, नया वाला फॉर्मेट कैसे करूं। तो ये डिमांड ऑलवेज होना चाहिए। तो जब तक मोदी जी का सरकार है तब तक ये डिमांड चलेगा, वो जब नहीं रहेगा तब दूसरा सरकार जो करेगा उस टाइम पे देख लेंगे। तो अभी से जीएसटी सीखने का फायदा है, आंसर इज बहुत, क्योंकि इट इज एवर चेंजिंग, हर टाइप पे हर जगह पे चेंजेस होगा। तो बर्डन जो है जीएसटी का वो तो कंज्यूमर्स के पास पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान तो नहीं है, पब्लिक का भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जीएसटी आने से पहले भी जैसे खर्चा कर रहे थे आज भी वैसे ही खर्चा कर रहे, महंगाई फिलहाल और बढ़ गया है। लेकिन सर बिजनेसमैन का प्रॉब्लम क्या हो गया? वो लोग क्यों नाखुश है जीएसटी से? रिटर्न फाइल करने के लिए कि किसी और चीज के लिए? तो आप लोग को ही समझना है। देखो, जब तक ना दर्द या पेन समझ नहीं पाओ किसी का ना, तब तक ना उसका मरम या रेमेडी नहीं आता है। हम लोग एग्जाम से पहले रात जाके क्यों पढ़ाई करते हैं पता है? पढ़ाई के प्रति कोई प्यार नहीं होता है हम लोग का। अरे यार एकदम ऐसा मत बोलो यार। ठीक है, अच्छा सुनो गाइस, हम लोग जो एग्जाम से पहले एक दिन रात जो मेहनत करते हैं, क्या पढ़ाई के प्रति अचानक से प्यार आ जाता है कि नहीं एग्जाम पास करना है? तो जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा ना लाइफ में, आई मीन जब तक उस चीज का हल आपको नहीं मिलेगा। दिमाग तभी काम करता है जब प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग को समझना ही पड़ेगा अभी यहाँ पे कि प्रॉब्लम क्या हुआ था एटलीस्ट। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। अच्छा गाइस, 9 बजे से स्टार्ट किया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो 10-15 तक क्लास कर सकते हैं ना? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 10-15 तक कर सकते हैं तो क्लास? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, थैंक यू गाइस। सुनो, तो बेसिकली अभी जो हम लोग को सीखना है अल्टीमेट बर्डन का वाला पार्ट, तो ऑलवेज याद रखना कि प्रॉब्लम कस्टमर का होना चाहिए था, बट कस्टमर को बोल रहे हैं सर भाई कल भी हम लोग ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते थे, आज भी कर रहे हैं, कल वैट देते थे जीएसटी दे रहे हैं, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कपड़ा वाला क्यों प्रॉब्लम किया था, मिठाई वाला क्यों प्रॉब्लम किया रहा? तो क्या हो रहा था उन लोग, रेस्टोरेंट वालों को क्या प्रॉब्लम हो रहा था? तो प्रॉब्लम ये हो रहा था सर कि उन लोग यूज टू नहीं थे। यूज टू मतलब वो लोग मतलब होता है ना, हैबिट नहीं था उन लोग का। तो अचानक से अब रातों रात फोर्टनाइट चेंज करोगे तो बवाल तो होगा ही, सॉलिड एकदम पूरा। यार हम लोग को सबको पता है कि कॉलेज में इंटरनल्स देना पड़ता है, फिर हम लोग का कॉलेज का सिलेक्शन होता है, फिर जाके एनुअल एग्जाम। दुनिया जब नॉर्मल है उस टाइम पे तो ऐसा ही नियम था ना, कॉलेज में पहले इंटरनल्स होता था, फिर उसके बाद सिलेक्शन होता था, फिर जाके फाइनल एग्जाम मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऐसे ही करके दिए हो ना आप लोग, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस जो भी है। तो जैसे ही इंटरनल्स का डेट डिक्लेयर होता है, कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा पैनिक में आ जाता है, अरे यार इंटरनल्स का डेट डिक्लेयर पढ़ना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सर देखो, सबको पता है एग्जाम देना है, स्टूडेंट को भी पता है कि एग्जाम मिस करेंगे तो एक साल लॉस हो जाएगा। तो फिर भी हम लोग पैनिक क्यों करते? क्योंकि हम लोग हैबिट नहीं होते एग्जाम, अरे बाप रे पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा ऋषि, ब्लैक व्हाइट का बात नहीं है, ब्लैक व्हाइट ब्लैक तो जीएसटी में भी हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो सिस्टम बना लेते हैं लोग। आदत से लोग मजबूर होता है, ये टर्म में ढूंढ रहा था, आदत से मजबूर होते हैं हम लोग। तो कपड़ा का बंदे लोग, जो लोग कभी जीएसटी का चौकट पे नहीं आया था, टैक्स का कोई चौकट नहीं मतलब क्रॉस किया, थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया, वो लोग को अचानक से तुम बोल रहे हो कल से तुम्हें जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा, इतना रिटर्न भरोगे नहीं तो ये फाइन लग जाएगा। भाई कैसे?
बिजनेस करूं कि जीएसटी के पास जाऊं? ये एक दिक्कत हुआ था। और एक दिक्कत हुआ था आईटीसी को लेके। दोनों चीज हमको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि नो टैक्स मतलब डबल टैक्सेशन का इफेक्ट नहीं है, मतलब ये बात का मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग ये वाला में जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग सुनो, एक बात मुझे बताओ, इंडिया का नॉलेज हब कहाँ पे है? कौन सा जगह को इंडिया का नॉलेज हब माना जाता है? मतलब हर तरह का नॉलेज मिल जाता है, रेडीमेड, अप टू डेट, विदाउट पैसा। ऐसा कोई जगह है जहाँ पे नॉलेज मिलता है, इंडिया का नॉलेज हब? बोलो कहाँ पे है इंडिया का नॉलेज हब? वेयर इज द प्लेस वेयर द इंडिया का नॉलेज हब कहाँ पे? कम ऑन यार। विकिपीडिया। विकिपीडिया, अच्छा, ओके। और यूट्यूब, टी स्टॉल, यस मुकुंद, एकदम सही बात यार। लोकल बस का जर्नी, लोकल ट्रेन का जर्नी और टी स्टॉल, ये तीन जगह है जहां पे आपको हर तरह का नॉलेज मिलेगा, चाहे वो गॉसिप हो, पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, यूरो कप हो, व्हाटएवर आपको बोलो जानना है। कोरोना का वैक्सीन जानना है, वो भी मिल जाएगा आपको। एग्री कर रहे हो? मतलब हर एक लोगों के पास ज्ञान का जो भंडार है, वो भंडार कहाँ मिलता है? वो सर ट्रेन पे मिलता है। कोई भी टॉपिक उठा लो, सर कोरोना का वैक्सीन काम नहीं कर रहा, बस चलो डिबेट आज का ट्रेन जर्नी, कोरोना का वैक्सीन क्यों नहीं काम करे? अरे तुझे पता है हु ने ये बोला था? उसको पूछो हु का फुल फॉर्म क्या है, बोल नहीं पाएगा। बात ऐसे करे कि हु का मेंबर रह चुका है। मतलब कॉन्फिडेंस भी दिखने लायक होता है यार, मतलब कितना कॉन्फिडेंट होता है ये लोग। आज अगर विराट कोहली आउट हो जाता है तो वो लोग उसके ऊपर भी कमेंट करते हैं, यार विराट को ऐसा खेलना नहीं चाहिए था, क्यों फास्ट बॉल को विराट डिफेंड करने गया? हाँ बात तो सही है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो ऐसे ही पिंग पोंग बॉल खेल के तो इंग्लैंड क्रिकेट बन गया है, और ये लोग तो चैंपियन खेल के आए हैं। बट छोड़ते नहीं हम लोग, क्रिटिक्स है हम लोग यार, क्रिटिक्स से बात मानते हैं। सचिन को भी नहीं छोड़ते, विराट तो कहाँ का है। ओके, तो ये होता है ऐसा। तो जीएसटी जब आया था तो आपको नहीं लगता कि ट्रेड में हॉट टॉपिक जीएसटी था? मेरे साथ तो 2-3 इंसिडेंट हुआ है ऐसा, ठीक है। जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 में जब सुबह का ट्रेन में जा रहा था, मेट्रोस में जा रहा था, तो ऐसे ही दिल्ली पैसेंजर जो लोग करते ऑफिस गोइंग पैसेंजर्स, तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे, भाई देख हम लोग जीएसटी से कैसे बर्बाद होंगे। हमने बोला इंटरेस्टिंग डिस्कशन, सुनना चाहिए वाला पार्ट। क्या बोल रहा है कि मैं कुछ महीने पहले एक माइक्रोवेव खरीदने गया था ग्रेट ईस्टर्न से, जो माइक्रोवेव का दाम लिया था 8,000 रुपए, और इसके ऊपर वैट लिया था 5%। वैट जो लिया था इसके ऊपर 5% लिया था। मतलब मेरा इसके ऊपर वैट कितना देना पड़ा, दिस इंटू दिस, इतना। तो टोटल मुझे माइक्रोवेव के लिए मैं पे किया था जस्ट 2 महीना पहले, लोग ऐसे ही बोले जस्ट 2 महीना पहले, हम लोग को मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं है, इतना देना पड़ा। और फिर वही भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं जानबूझ के ग्रेट ईस्टर्न में गया था और जाके पूछा कि भैया ये वैट का रेट तो हट जाएगा, जीएसटी कितना है? तो ग्रेट ईस्टर्न वाला बोल रहा है 12% लग जाएगा, अभी वैट के जगह जीएसटी आ जाएगा और ये 12% लग जाएगा। अब वो लोग बोल रहे हैं बोल, 2 मंथ पहले जो लोग माइक्रोवेव किया था, खरीदा था माइक्रोवेव या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, वो 5% वैट दिया था, आज वो 12% जीएसटी देगा। 7% सीधा सरकार लूट रहा है हम लोग पे। क्यों सरकार के साथ हम लोग है यार? मन तो कर रहा था अर्नब जैसे एक शोकेस कर दे, ठीक है, नेशन वांट्स टू नो। बट हम सोचे यार ये तो गलत डिस्कशन पे जा रहा है, इसमें तो हम लोग का नहीं करना है। अच्छा दिल्ली में ऐसा नियम है क्या? पता नहीं, कोलकाता में मैडम तो ओपन टू ऑल है। अच्छा तो गाइस आप लोग को समझ में आया? अच्छा आप लोग पहले बोलो ये प्रॉब्लम, अच्छा उस आम आदमी का ये क्वेश्चन आना क्या जरूरी नहीं था क्या? जायज तो था उसका मन में क्वेश्चन आने का। यस सर। सर जो जीएसटी 5% में दे रहा था, वैट 5% में दे रहा था, आज वही आपको कितना परसेंट में मिल रहा है? बोलो, इट्स 12% जीएसटी लग रहा है। तो पैसेंजर को लगेगा यार ये तो लूटेगा गवर्नमेंट। फिर ये गया था लोकल ट्रेन का कहानी। मैं और एक बता रहा हूँ, जब मैं मेट्रो में चढ़ा तो अगेन जीएसटी, जीएसटी हॉट टॉपिक है, अभी चलेगा जीएसटी, क्या करे, ठीक है। तो मेट्रो वाला में पूछ रहा है, एक भाई भाई साहब बोल रहा है, मतलब वही बोल रहा है, देखो जीएसटी में कैसे नुकसान होगा आप लोग का। हमने बोला चलो 1 सेकेंड इंटरेस्टिंग, ठीक है, 1 सेकेंड इंटरेस्टिंग डिस्कशन, ठीक है। बोल रहा है कि आज एक सामान बनेगा 100 रुपए में, उसके ऊपर 5% जीएसटी लग जाएगा तो दाम हो जाएगा कितना, 105 रुपए।
तो मैन्युफैक्चरर ये सामान बेच के किसको देगा? डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर इसके ऊपर फिर से 5 रुपए का जीएसटी चार्ज करेगा। तो उसके बाद होलसेलर के पास 110 रुपए में आएगा। फिर इसके ऊपर 5% चार्ज करेगा, 115 रुपए आएगा रिटेलर। और रिटेलर से हम लोग खरीदेंगे तो 120 रुपए। तो हम लोग के हाथ में आते आते 120 रुपए हो जाएगा। और हम लोग 1 2 3 4 बार जीएसटी देंगे। तो भाई हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे? अगेन आमद भी कंफ्यूजन। भाई गलती तो गलत तो नहीं बोला, सही तो बोल रहा है। ए प्रोडक्ट जो हम लोग यूज करते हैं क्या डायरेक्टली हम लोग के पास आते हैं कि घूम के आता है? ये बात पता है ना सबको। कोई भी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट हो, गाड़ी हो, जो भी हो, कपड़ा हो, क्या हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं? कि घूम के आता है? बहुत हाथ घूम के आता है। कितना हाथ घूम के आता है? पहले मैन्युफैक्चरर आता है, मैन्युफैक्चरर के बाद फिर किस में आता है? फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसके पास जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है सीधा होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से हम लोग के पास आता है। तो जायज है, इन लोग का सोचना जायज है। तो ये जब जो कंफ्यूजन है, आप लोग पहले बोलो, आप लोग भी इस तरह का अगर बात सुन रहे हो तो क्या आप लोग को कोई शक है इसमें कि ये गलत है? सर इनपुट जीएसटी तो सर रिफंडेबल सर। अरे भाई साहब, वो इनपुट जीएसटी का बात है यार। पहले आपको लगता है आम आदमी को इनपुट का मतलब समझ में आता है? पूछो कोई राह चलते इंसान को, भाई साहब इनपुट बोला, क्या बोल रहे हो? वो तो तुम लोग टैक्स पढ़ते हो इसलिए तुम्हें समझ में आता है, बट उन लोग को थोड़ी समझ में आता है। वो लोग तो वही समझेगा जितना मीडिया वाला समझाएगा। और हम लोग का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है मीडिया। जब कोरोना आता है तो हम लोग का हर एक न्यूज एंकर हु का प्रेसिडेंट बन जाता है। जब इलेक्शन आता है तो यही लोग पूरा इलेक्शन का एकदम कमीशन बन जाता है। जिस दिन बजट आता है, हम लोग का बंगाली एंकर सुमंदा को लेके हिंदी एंकर, इंग्लिश एंकर, जितना सारा एंकर है, न्यूज एंकर है, सब लोग टैक्स कंसल्टेंट बन जाता है। और इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हैं ना कि जिसको टैक्स नहीं आता है वो समझ जाते हैं, अरे वाह टैक्स, इसको बोलते हैं टैक्स, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, टैक्स ये होता है टैक्स। देखो कितना एक्सप्लेन किया। डियर सिटीजन ऑफ इंडिया, मीडिया वाला उतना ही दिखाता है जितना उससे आपको पता है कि आप उतना ही देखोगे। उसके पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना, वो कभी वो लोग डिस्क्लोज नहीं करता है। तो आपको उसको भी समझना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो न्यूज एंकर होता है ऐसा, हर क्या चीज में उनका मतलब ज्ञान नहीं है। वो भाई साहब तो कभी कभी एस्ट्रोनॉट भी बन जाते हैं। क्या है उसका नाम, क्या है, चौरसिया भाई साहब जो नाम है, ठीक है। तो चाहे वो रवीश कुमार हो, चौरसिया भाई साहब हो, या जो वो जी न्यूज का एंकर का नाम क्या है वो भाई साहब का, भूल जा रहा है, एबीपी न्यूज का जो मैडम लोग आते हैं, सुदीप चौधरी। अच्छा सुधीर चौधरी। तो जो भी है ये लोग का मतलब, ये लोग का ज्ञान भरपूर है, चाहे इंडिया का हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कोरोना हो, सबका 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 एकदम पूरा। ए संबित पात्रा वो नहीं है, एंकर नहीं है यार, वो तो स्पोक पर्सन है। तो एनीवे गाइस, मुखोपात्र। अर्णब दा तो है ही हम लोग का ठीक है। अर्णब दा को बंगाली बोलना आता है, मुझे पता नहीं था, इस बार वो भी पता चल गया कि ही यूज्ड टू स्पीक बंगाली आल्सो। अच्छा एनीवे, तो गाइस इस बार सवाल यही होता है, प्रॉब्लम। तो आज हम लोग को ये समझना है कि ये सर सच में ऐसा रूल है कि गवर्नमेंट जबरदस्ती का रूल ऐसे बना रहा है। अब सुनो ध्यान से, जीएसटी में कैसे हम लोग बचत करते थे, क्या करते थे, एक बार देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले क्या था, पहले जमाने का रूल। गैस प्लीज फोकस, हाँ, आने वाले 10 मिनट के अंदर ये पूरा कंप्लीट करना है। मान लो कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट है 100 रुपीज बनाने में। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर 100 रुपीज हुआ, प्रॉफिट को लेकर अगर 100 रुपीज हुआ, तो पहले जमाने में सबसे पहले इसके ऊपर चार्ज होता था एक्साइज ड्यूटी। सबसे पहले इसके ऊपर क्या चार्ज होता था? एक्साइज ड्यूटी। कितना परसेंट से चार्ज होता था? ये एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था 12.5%। ये रेट फिक्स था। तो ये हो गया। अब ये प्रोडक्ट जब बिकेगा तब इसके ऊपर वैट चार्ज होता है। तो मान लो वैट हम लोग चार्ज कर रहे हैं 14.5%। 14.5%, मान लो वैट हम लोग चार्ज कर रहे हैं 14.5%। ठीक है। तो ये जो 14.5 है, ये पूरा इसके ऊपर चार्ज होगा। मतलब
this into 14.5%. सो टोटल जो आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा। तो आप एक बात बोलो, ये जो प्रोडक्ट हम लोग जो 100 रुपए जिसका कॉस्ट था और पब्लिक के हाथ में आते आते जितना बन गया, ये डिफरेंस क्या है? टैक्स ही तो है ना गैस। मान लो टैक्स हटा के प्रोडक्ट का दाम 100 रुपए है और सारा टैक्स जोड़ जड़ के प्रोडक्ट का दाम हो जा रहा है 128 रुपए 81 पैसा। तो आपको नहीं लगता ये जो 100 के बाद जितना सारा वैल्यू ऐड हुआ है वो सब टैक्स के लिए ऐड हुआ है? तो कुल मिला के हम लोग कितना टैक्स दे रहे हैं? हम लोग टैक्स दे रहे थे ये वाला प्लस ये वाला, तो हम लोग कुल मिला के इतना पैसा टैक्स दे रहे थे जीएसटी का पहला जमाने से। और जीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है पता है? 28%। अगर जीएसटी का मैक्सिमम रेट पता लगाओगे वो 28% होता है, और वो 28% सीधा 100 के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। जीएसटी जो है, जीएसटी का जो रेट है 28%, वो सीधा आपका इसके ऊपर 100 के ऊपर कैलकुलेट होता है। लेकिन पहले 100 के ऊपर सबसे पहले एक्साइज कैलकुलेट होता था, उसके बाद वैट कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों आप लोग से मेरा एक सिंपल सा सवाल, मैं ये सवाल सबसे पूछ रहा हूँ और सब लोग प्लीज इसका एकदम पूरा डिटेल में आंसर देना। ये जो 16.313 अमाउंट आया, वैट का जो अमाउंट आया, क्या ये एक्साइज के ऊपर भी कैलकुलेट हुआ? क्या ये 16 रुपए 31 पैसा जो है, क्या ये 12.5 के ऊपर कैलकुलेट हुआ? आप लोग को क्या लगता है? Yes, sir. सबको क्लियर है ये 12 पॉइंट के ऊपर भी कैलकुलेट हो गया है? यस नो? Yes. तो आपको नहीं लगता है सर ये भी एक टैक्स है? एक्साइज ड्यूटी भले ही वो ड्यूटी है तो ये भी टैक्स है, और वैट भी एक तरह का टैक्स है। आपको नहीं लगता वैट एक्साइज के ऊपर कैलकुलेट हो जा रहा था? दोस्तों ये इक्वेशन देख के नहीं लग रहा है कि ये जो वैट है, ये जो वैट का जो कहानी है, ये एक्साइज के ऊपर भी कैलकुलेट हुआ? क्योंकि 112 रुपए के अंदर 12 रुपए तो एक्साइज का पैसा है, तो 112 के ऊपर कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करो, मतलब ये 12 के ऊपर भी आप कर रहे हो। कम ऑन यार। 112 जो अमाउंट आया वो कैसे आया? 100 दाम था, 12 रुपीज टैक्स का पैसा था, तो 112 के ऊपर जो भी कैलकुलेट आप करोगे, आपको नहीं लगता वो टैक्स के ऊपर ही कैलकुलेट हो रहा है? एवरीवन प्लीज, मोर देन 35 स्टूडेंट्स हो मेरे साथ अभी, सबको ये लग रहा है? तो आपको नहीं लग रहा है एक Yes, sir. दूसरा टैक्स के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है? एक टैक्स दूसरा टैक्स के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? सर इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं? डबल टैक्सेशन, एंड दिस इज कॉल्ड टैक्स कास्केडिंग। डबल टैक्सेशन को हम लोग टैक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? टैक्स कास्केडिंग, टैक्स ऑन टैक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स ऑन टैक्स। इट्स अ टैक्स कास्केडिंग। तो टैक्स कास्केडिंग जो है, आई रिपीट गाइस, टैक्स कास्केडिंग जो है वो जीएसटी हटा दिया। जीएसटी वाला क्या बोल रहा है? जीएसटी वाला बोल रहा है कि 100 रुपीज अगर कॉस्ट है तो जीएसटी 28% इसके ऊपर डायरेक्टली लगेगा, मतलब 28 रुपए ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट होगा, तो 128 रुपीज आ जाएगा। तो क्या ये 28% किसी टैक्स के ऊपर कैलकुलेट हुआ कि डायरेक्ट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट हुआ? जीएसटी का टैक्स के ऊपर कैलकुलेट हुआ कि वैल्यू के ऊपर हुआ? Value के ऊपर. Value, sir. ये सबको समझ आया ना? वैल्यू के ऊपर हुआ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि देयर इज अ नो डबल टैक्सेशन इन जीएसटी। इसलिए बोला गया जीएसटी के ऊपर कोई डबल टैक्सेशन नहीं है। सब लोग एग्री कर रहे हो? तो ये लॉजिक अगर वो ट्रेन वाले भाई साहब को हम मतलब समझाने जाते, पहले बात तो समझने से रहता, उसको लगता हम कौन है, हम तो न्यूज एंकर है नहीं। तो इसलिए हमने सोचा है कि कभी इन लोग से डिस्कशन नहीं करना, ये लोग बहुत नॉलेजेबल है, हम लोग का नॉलेज हम लोग के पास रखना है। ठीक है? कोई बात नहीं। अच्छा लगता है कोई न्यूज एंकर ऐसे करके समझे तो पूरा नेशन को समझ आ जाता, और वो लोग तो ऐसे करेगा नहीं, है ना? एनीवे वो लोग खाली यही बोलेगा जीएसटी में दाम था 5 रुपए, जीएसटी में हो गया 28 रुपए, कहां जाएगा आम आदमी? नेशन वांट्स टू नो। सारे का अपना अपना चीज होता है, ठीक है?
यस मुकुंद स्टेशन मिस हो जाता मेरा, ठीक है। अच्छा तो गाइस क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। तो दैट्स व्हाई जीएसटी में कोई डबल टैक्सेशन नहीं है। पहले सर सच में पहले ऐसा होता था, यस वैट के जमाने में पहले ऐसा होता था, बट आज ऐसा नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको समझ आया आप लोग को? 6 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट के लिए मैं एक एग्जाम्पल कॉपी करने बोलूंगा। हम लोग नेक्स्ट दिन, अच्छा चलो एग्जाम कॉपी मत करो, हम लोग का नाम से एग्जाम्पल में लूंगा, ठीक है। ये दूसरा बैच का स्टूडेंट का नाम था, तो आप लोग का नाम से मैं ले लूंगा। ये अल्टीमेट बर्डन, तो ये हम लोग कर लेंगे। अच्छा चलो क्लास कंप्लीट करने से पहले 2-4 बातें मैं कर ले रहा हूँ आप लोग से, ठीक है। सुन लो ध्यान से। सर इंट्रोडक्शन क्लास तो हो गया, ठीक है। अभी हम लोग को रफ्तार पकड़ना है, मतलब चार्ज अप होना है, एंड जल्द से जल्द कम से कम टाइम में हम लोग के सारा चीज सीखना है। बिकॉज संडे बैच वीकली 1 डेज इन अ वीक हम लोग मिलते हैं, तो ऐसा अगर एक दिन करके मिलेंगे तो पूरा साल तो नहीं लगाएंगे हम लोग, तो फिर काम कब करेंगे। तो सर आप लोग से मैं नहीं पूछ रहा, मैं डायरेक्टली मैं अपना सोच बता दे रहा हूँ। मेरा जीएसटी क्लास, मतलब हम जो जीएसटी क्लास कंडक्ट करते हैं और करते आ रहे हैं, मेरा पहला प्रायोरिटी है, पहला नहीं आखिरी एंड फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है प्रैक्टिकल्स। मतलब मैं स्टूडेंट को ये एश्योर करता हूँ कि मेरा क्लास करने के बाद एग्जाम में कितना मार्क्स मिलेगा दैट आई डोंट नो, बट अगर हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं इंशाल्लाह, अगर हम लोग पूरा टास्क कंप्लीट करते हैं, तो मार्केट में कोई भी फाइल हो, रिटर्न फाइल का, डोमेस्टिक केस का, मतलब जो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते, जो लोग इंडिया के भीतर सेल परचेस करते हैं, वो सबका फाइल संभालने लायक आप हो जाओगे। चाहे वो सीए फॉर्म हो, या आपका खुद का क्लाइंट हो, या खुद का बिजनेस क्यों ना हो, एवरीथिंग आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और पोर्टल नॉलेज आपको बीट करना मुश्किल होगा। तो ये मेरा मोटो है। और सर व्हाट अबाउट द एग्जाम, तो मैं आईसी एग्जाम के लिए एक ही बात बोलता हूँ, पढ़ के जाओगे जितना मिलेगा, नहीं पढ़ के जाओगे उतना ही मिलेगा। समझदार बच्चे लोग को इशारा काफी है, अब समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टारगेट क्या है सर? टारगेट है मार्केट से मैक्स टू मैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना। भाई साहब आप लोग पैसा दे के एडमिशन लिए हो, टाइम भी दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, तो आप लोग का टारगेट क्या होना चाहिए कि आईसीए को जितना पैसा दिए उतना डबल मार्केट से उठा पाए, तब जगह तो डील प्रॉफिटेबल माना जाएगा। कम ऑन यार, यार पेरेंट्स लोग हम लोग के पीछे जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एक तरह का तो इन्वेस्टमेंट ही तो है ना। तो इन्वेस्टमेंट को होना है कि डबल करना है? डबल करना है, तो डबल कैसे करोगे? मार्केट से बेनिफिट लेके। तो मार्केट बेनिफिट किसको देता है? जिसके पास नॉलेज होता है। कौन सा नॉलेज? जो मार्केट में दरकार होता है। तो दोस्तों मेरा क्लासेस टोटली मतलब हम प्रैक्टिकली ओरिएंटेड करते हैं। तो कोई आईसीए का जीएसटी किताब से मैच करने मत जाना, सर ये चैप्टर तो नहीं पढ़ा है, ये चैप्टर तो नहीं होगा, मिलेगा नहीं वहां पे आपको। क्यों सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सर बिकॉज आई थिंक दैट के मार्केट का डिमांड अलग होता है, और मार्केट का डिमांड आपको फुलफिल करने के लिए मार्केट की तरह सोचना होगा। क्लासरूम थॉट से, क्लासरूम थ्योरी से मार्केट को संभला नहीं जाता है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा। मैं खुद स्ट्रगल किया था जब मैं सीआईपीसी इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया था, तो मुझे लगा था यार मुझे टैक्स बहुत कुछ आता है, सच में मैं अपने आप को ऐसे चैंपियन समझता था। बट उस टाइम में मैं कितना गलत था। जब मैं मार्केट में आया पता चला कि सी इंस्टीट्यूट जो पढ़ाया हम लोग को वो अच्छा था, नॉलेज इज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम करने के लिए ये नहीं चाहिए था। काम करने के लिए कुछ और चीज चाहिए था। तो जब मुझे मौका मिला ऐसे में ये सब चीज शेयर करने का, तो इंशाल्लाह मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ कि आप लोग के साथ कुछ ऐसा चीज शेयर करूं ताकि आप उसका इमीडिएट बेनिफिट ले पाओ, ठीक है। तो जो लोग मेरे साथ, मतलब लगभग हर एक स्टूडेंट मेरे साथ शायद फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हो रहा है, बहुत लोग तो शायद मेरा फेस टू फेस कभी मुलाकात भी नहीं हो ना, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट जब जो लोग कभी आईसी में मिले ही नहीं है हम लोग एक दूसरे के साथ, जो भी हुआ है ऑनलाइन पे बातचीत हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो लोग जानते हैं मुझे वो लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग को तो पता है, बट आप लोग नए हो इसलिए आप लोग को बोल दिया। यस कोई किसी का कंप्लेन है, कुछ भी है, बोल सकते हो आप लोग। यस मैडम आप लोग, बिकॉज आईसीए तो लॉकडाउन में बंद हो गया था, आप लोग का न्यू एडमिशन हो तो आपको मिलेगा नहीं, फिर मेरा ऑल्टरनेट डेज रहता है। एनीवे चलेगा तो ये वाला पार्ट, ऑल आई मीन ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल। दिशिल पहले ओपन होना तो हाँ सेंटर सर। डेफिनेटली। तो गाइस मेरा मानना यही है कि आईसी कोई डिग्री कोर्स है ही नहीं आप लोग के लिए, दिस इज अ टोटली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स। तो प्रैक्टिकली सोचो, 99 नहीं 100% प्रैक्टिकल सोचो। सर पॉसिबल है? चेक करके देखो नेक्स्ट क्लास से पॉसिबल है कि नहीं है।
अच्छा, कितने लोग का टैली नहीं हुआ है अब तक? एक बार हाथ उठाओ जो लोग, हाथ कैसे उठाओगे, मतलब कमेंट बॉक्स से कमेंट करो जो लोग का टैली क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है अब तक, नहीं हुआ है जो लोग का हो गया कुछ मत बोलो। ऐसे कोई स्टूडेंट हो मेरे साथ अभी जिनका टैली क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, सो प्लीज उन लोग से रिक्वेस्ट है टैली कर लीजिए। यस अरिंदम, अच्छे से देख लो, आपको आर्टिकलशिप में काम आएगा। वो चीज टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, जब प्रैक्टिकल टास्क स्टार्ट होगा टेक इट एज अ सीरियस नोट। मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लो। गाइस जो लोग का टैली स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरा उन लोग से यही रिक्वेस्ट है, आने वाले क्लासेस के लिए टैली चाहिए मुझे, बिकॉज सॉफ्टवेयर के बिना जीएसटी हम नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग प्लीज टैली क्लास एक बार देख लो, या तो यूट्यूब से कहीं पे भी देख के थोड़ा सा कंपनी बनाना, लेजर बनाना सीख जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। सर आप क्या करने वाले हो? हम लोग देखो क्या करने वाले हैं। किसके साथ क्रैश हो रहा है मैडम? कौन सा क्लास के साथ क्रैश हो रहा है? तो आईसी वाला को फोन करो, फोन करके बोलो कि ऑल्टरनेट इस जुलाई मंथ में कोई बैच अगर आया हो तो देख लीजिए। कोई भी रिसील, कोई भी टैली, आरपी प्राइम, कोई भी चलेगा, सब चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो वेट करिए, ऐसे देखिए जुलाई मंथ में लिस्ट आए, देख लीजिए एक बार। तो गाइज हम लोग का ये इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है सब लोग का? एवरीवन दो चार बात कंफर्म कर लो, हो गया अच्छा क्लास। फिर टैक्स का डेफिनेशन सबको याद है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स, बॉयज एंड गर्ल्स, सबको याद है? टैक्स का क्लासिफिकेशन, टैक्स का डेफिनेशन, डायरेक्ट टैक्स को क्यों डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, हर एक पार्ट क्लियर है आप लोग को? और जीएसटी के जो फीचर्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स वगैरह एंड ऑल दैट, ये अपने आप को कन्विंस कर लिए हो? किसी और को कन्विंस कर सकते हो? ऐसा लगता है आप लोग को कि हाँ कोई आएगा तो उसको भी समझा देंगे? पक्का? बहुत बढ़िया।